फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो मैंने अपने चैनल पर एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है बीएड स्टूडेंट्स के लिए, BES 121 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। और आज हम देख रहे हैं यूनिट 2 सोशलाइजेशन एंड ग्रोइंग अप इन डाइवर्स कंटेक्स्ट। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम जानेंगे अबाउट द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन एंड ग्रोइंग अप इन वेरियस कंटेक्स्ट। अगर बात करें सोशलाइजेशन की, तो कोई भी सोसाइटी हुई, सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो सोसाइटी टू सोसाइटी, टाइम टू टाइम, कल्चर टू कल्चर वेरी करती है, एक जैसी नहीं होती। हर एक सोसाइटी चाहती है कि कोई भी बच्चा हुआ वो एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बने सोसाइटी का, और उसको सोशलाइजेशन के प्रोसेस में हर एक बच्चा जो है वो इन्फेंस से लेकर लास्ट राइट्स तक, जब तक कि वो जीवित रहता है, जब तक कि वो इस संसार को नहीं छोड़ता, तब तक वो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया का एक ही हिस्सा बनता है। और ये जो सोशलाइजेशन के प्रोसेस है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो कि कभी ना ख़त्म होने वाली प्रक्रिया है। जीवन से लेकर के मृत्यु तक ये चलती रहती है। हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते रहते हैं, हमारे एटीट्यूड में, हमारे बिलीफ्स में बदलाव आते रहते हैं। और ये जो सोसाइटी है इसमें हर एक मेंबर जो है वो बिहेवियर करे मीनिंगफुल इन ग्रुप नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स जो है हमारे, जो जितने भी सामाजिक मानदंड है या फिर ग्रुप नॉर्म्स है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, एक राइट बिहेवियर करे। ये चीज़ हमें इंश्योर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमारा जो कंट्री है वो अच्छे से प्रोग्रेस करे। और इसमें जो क्राइम रेट वगैरह आप देखते हो, अपराध जो देखते हो, वो कम से कम हो सके और हर कोई एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बने, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, जिम्मेदार नागरिक बने। सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो जीवित प्राणी को सामाजिक प्राणी में ढालने का काम करती है। और अभी बता दिया है कि ये जो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। जो एक पीढ़ी है वो अपने जो भी मूल्य उनके हैं, जो भी मान्यताएं उनकी है, जो भी विचार उनके हैं, जो भी वो वेशभूषाएं है, चाहे वो लैंग्वेज है, कल्चर है, सब चीज़ों की लर्निंग पास ऑन करती रहती है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, या आप कह सकते हो इसका आत्म अवधारणा का जो कंसेप्ट है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, जो कि कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट द लाइफ। कंसेप्ट ऑफ सेल्फ बेसिकली क्या है, ये एक इमेज है जिसमें क्या है, विच वन बिल्ट विद द हेल्प ऑफ अदर्स, जो हम दूसरों की मदद से अपनी एक छवि जो है वो बनाते हैं। और कोई भी बच्चा हुआ अगर उसके कोई वो एफर्ट्स कर रहा है, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसको रिवॉर्ड किया जा रहा है, तो उसके अंदर खुद ही फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ वर्थ आ जाएगा। आत्मसम्मान की उसके अंदर फीलिंग आ जाएगी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उनकी आ जाएगी। तो ये चीज़ है जो कि उनकी व्यक्तित्व को निखारने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। और अगर ये चीज़ नहीं मिलती, एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता, तो उसके एडवर्स इफेक्ट, नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी चाइल्ड की पर्सनैलिटी पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया है सामाजिकरण की, बेसिकली वो क्या है। जब हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चा जो है वो इंटरेक्ट करता है, वो इम्बाइब करता है अपने अंदर बिलीफ्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स, हैबिट्स ऑफ द सोशल ग्रुप इन विच ही और शी हैज़ बीन बोर्न। जिस भी सोशल ग्रुप में वो पैदा हुआ है, उसकी क्या मान्यताएं हैं, क्या उसके मूल्य है, किस धर्म को वो मानते हैं, कैसी उनकी आदतें हैं, क्या उनका रहन सहन है, ये सारी जितनी भी अंतःक्रिया करता है, इसी को हम सामाजिकरण कहते हैं। और ये जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है, मैं बता चुकी हूँ कि सोसाइटी जो है वो ट्रांसमिट करती रहती है अपनी संस्कृति को जनरेशन टू जनरेशन एंड थ्राइव्स। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन्वॉल्व करती है लर्निंग ऑफ सोशल बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। बहुत ही बढ़िया बात है कि सोशलाइजेशन की प्रक्रिया के अंदर क्या आ जाती है, लर्निंग ऑफ सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार किस तरीके का होना चाहिए, क्या जो हमारे मानदंड है उनके अनुसार है या नहीं, रूल्स और रेगुलेशन जो है उनके अनुसार है या नहीं, ये चीज़ हम उस चीज़ की लर्निंग हो। साथ ही डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, या जो हमारा आत्म का जो हमारा जो खुद का कंसेप्ट है, जो अभी बताया मैंने
कि जो हमारी सेल्फ कंसेप्ट है वो धीरे धीरे एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो थ्रू आउट द लाइफ विकसित होता रहता है विद द हेल्प ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स जब हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन। इसके हम फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन की बात करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हो इंस्टिल्स बेसिक डिसिप्लिन, मूल अनुशासन का विकसित करना। फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन की बात हो रही है तो सोशलाइजेशन में बात आ जाती है कि बेसिक डिसिप्लिन एक इंसान के अंदर विकसित हो। एन इंडिविजुअल in an attempt to gain social approval learn to control his or her impulses। अगर वो चाहता है कि हमें सोशल अप्रूवल मिले तो उसको अपने आप पर नियंत्रण करना भी आना चाहिए। नेक्स्ट आ जाती है जो बात वो है कि हमारे अंदर जो कंट्रोल्स बिहेवियर, हमें अपने बिहेवियर पर, व्यवहार पर कंट्रोल करना आना चाहिए। बर्थ से लेकर के डेथ तक हमें जो सामाजिक मानदंड है या सामाजिक जो भी नियम है उन सब का पालन करना चाहिए ताकि सोशल ऑर्डर मेंटेन कर सके। These rules and procedures become part of an individual life and control his or her behavior as per the norms of society। Next आ जाती है unanimity among agents of socialization aids in its process। जो जितने भी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है, जितने भी प्रतिनिधि है सामाजिकरण की, उनके अंदर एक मतता होने की प्रक्रिया। नेक्स्ट स्क्रीन पर देख सकते हो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन लाइक होम, स्कूल, peer, media will result in dilemmas among the ideas, examples, skills transmitted from one agency to another। This will result in slower and ineffective socialization of the individual। मतलब कि ये जो डिफरेंट एजेंसीज है, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखे हो तो यूनिट 3 देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, प्लस जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम अगर चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है अगर आप इन फ्यूचर टीचर लाइन में जाना चाहते हो या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो। तो कन्फ्लिक्ट अगर इनके अंदर देखी जा रही है सोशलाइजेशन की डिफरेंट एजेंसीज के अंदर, जैसे होम, स्कूल, पीयर, मीडिया, इन सब के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट है, इन सब के बीच में एक मतता नहीं है तो उससे क्या होगा कि दुविधा हो जाएगी या हमारे जो आइडियाज़ है, एग्जाम्पल्स है, स्किल्स है जो हम एक एजेंसी से दूसरे एजेंसी में ट्रांसमिट करते हैं तो वो एक सुचारू रूप से ये प्रक्रिया नहीं चल पाएगी। और इससे क्या होगा, जो हमारा सोशलाइजेशन का प्रोसेस होगा, सामाजिकरण का प्रोसेस होगा, वो स्लोअर हो जाएगा और इनइफेक्टिव भी हो जाएगा एक इंडिविजुअल का। नेक्स्ट स्क्रीन पर जो फीचर है वो देख सकते हो कि फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल सोशलाइजेशन दो तरीके की प्रक्रिया है, औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिकरण की प्रक्रिया, जिसमें फॉर्मल सोशलाइजेशन के अंदर आ जाएगी आपकी जो एक फॉर्मल सोशलाइजेशन तो एक आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होती है या एक प्रॉपर सेटअप होगा, वहाँ पर होगी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। नॉन फॉर्मल सोशलाइजेशन की अगर बात करें तो इसमें हमारी वो एजेंसीज आ जाती है अदर देन एक पर्टिकुलर सेटअप या रूल्स रेगुलेशंस जहाँ नहीं है, जैसे हमारा होम हो गया, जैसे हमारा नेबरहुड हो गया या फिर पीयर ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ नॉन फॉर्मल सोशलाइजेशन के अंदर आ जाएगी। फैमिली जो होती है हमारी, ये प्राथमिक सोशलाइजेशन की एजेंसी है। फैमिली इज़ ऑफ कोर्स द प्राइमरी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एजुकेशन है। बच्चे की फर्स्ट लर्निंग माता पिता के द्वारा या फैमिली में ही होती है। बच्चे अपने लैंग्वेज के बारे में, अपने कस्टम के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में अपने फैमिली से ही सबसे पहले सीखता है। नेक्स्ट जो फीचर है सोशलाइजेशन का ये है कि सोशलाइजेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जिसके बारे में बता चुकी हूँ कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। जीवन से लेकर के मृत्यु होने तक, जब तक इंसान संसार नहीं छोड़ता तब तक ये सामाजिकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। अगला जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन। क्यों महत्वपूर्ण है सोशलाइजेशन या सामाजिकरण। तो अगर बात करें सोशलाइजेशन की तो ये जो प्रक्रिया है इट इज़ असेंशियल बोथ टू इंडिविजुअल्स एंड टू द सोसाइटीज़ इन विच दे लिव। जिस
इंडिविजुअल के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है सोशलाइजेशन की प्रक्रिया और सोसाइटी के लिए भी, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। और किस तरीके से हमारी जो हम बुने हुए हैं, किस तरीके से हम बुने हुए हैं, किस तरीके से हम समाज के साथ हमारा जो रिश्ता है वो चीज़ आ जाती है। सोसाइटी जो कंटिन्यू रखती है अपना आपको कि किस तरीके से हमारे जो कल्चर है या हमारे जो कस्टम्स है, कल्चर लर्निंग जो है वो हम न्यू मेंबर्स को किस तरीके से पास ऑन करेंगे। अब यहाँ पर और चीज़ अगर बात करूँ तो सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है चाइल्ड रियरिंग में। बच्चों का किस तरीके से पालन पोषण करना है, किस तरीके के उनको मूल्य सिखाने हैं, इस चीज़ की बात करती है। स्कूल का क्या काम होता है, ठीक है, स्कूल का क्या काम होता है, स्कूल का काम है कि जो भी मूल्य, जो भी लैंग्वेज, जिस भी कस्टम से बच्चा आया है, जो भी फैमिली ने उसको सिखाया है, उसको रीइंफोर्स करे, उसको कंटिन्यू करे उस चीज़ को। जो प्रोसेस फैमिली ने सोशलाइजेशन का शुरू करा है उसको कंटिन्यू करे और उसका एक सर्कल जो है वो बढ़ता जाए। सोशलाइजेशन का एक और गोल है, वो गोल क्या है कि चाइल्ड्स एक्सेप्टेंस को प्रमोट किया जाए, कि बच्चे को स्वीकार किया जाए, उसका जो एनवायरनमेंट है उसको एक पॉजिटिव एंड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, बच्चा दूसरों के साथ जुड़ सके, बच्चों के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की भावना आए, एंड बच्चा अपने आप को रिलेट कर सके, दूसरों के साथ फ्रेंड्स बना सके और सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी कर सके। इंटरनलाइजेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, जो हमारे सामाजिक मानदंड है, जो हमारे सामाजिक नियम हैं, उनको इंटरनलाइज कर सके, उनको सीख सके। नेक्स्ट अगर बात करें तो एडोलेसेंस एक ऐसी जो पीरियड है जहाँ पर एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन देखने को मिलता है। बच्चे किशोर अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंट रोल्स जो इंडिविजुअल प्ले कर रहे हैं, डिफरेंट जो रोल्स है, चाहे वो मीडिया के द्वारा देख रहे हैं, चाहे वो बड़े जो उनके आसपास में जो है वो जो जिस तरीके से रह रहे हैं, तो उनको उनकी आउटलुक को, उनके एक्सपेक्टेशन को, रोल पैटर्न को इंटरनलाइज करना शुरू कर देते हैं। और जो एक्विजिशन ऑफ अप्रोप्रिएट रोल है वो that an individual is expected to play is another important aspect of socialization, कि जो appropriate roles है, जो उचित रोल है, उनको अर्जित करे बच्चा, उनको सीखे। ना कि अगर कि कोई बच्चा जुवेनाइल क्राइम कर रहा है या कोई अगर न्यूज़पेपर में या मीडिया में या कोई ऐसा सीरियल देखा है जिसमें ज़्यादा क्राइम होते हुए दिखाया जा रहा है और उसको बच्चा अडॉप्ट करे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए जो सोसाइटी के अगेंस्ट हो, सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट हो। बल्कि एक अप्रोप्रिएट जो रोल्स है ना, सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो, सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो, वो चीज़ बच्चा एक्सेप्ट करे और उनको सीखे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोशलाइजेशन का। जैसे मेल फीमेल, पेरेंट, हस्बैंड, वाइफ, सन्स, डॉटर, नेबर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, हर एक का अलग अलग अपना अपना रोल होता है जो समाज के मूल्यों के, समाज के मानदंड के अनुरूप अपना रोल प्ले करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। और एक चीज़ हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है, ये जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है, ये सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट या दूसरों को ही देख के, जैसे मैं कह रही हूँ कि समाज में रहना है, उनसे सीखना है, अपने पेरेंट्स से सीखना है, सिर्फ इसी चीज़ पर निर्भर नहीं करती। हेरिडिटी या आनुवंशिकता जो है वो भी हमारे सोशलाइजेशन की प्रक्रिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, सोशलाइजेशन की प्रोसेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पास है। अब हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में। सोशलाइजेशन के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट आ जाता है प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक सामाजिकरण जिसको आप कह सकते हो। ये फर्स्ट सोशलाइजेशन है जहाँ से बच्चा खुद को ट्रेन करना शुरू करता है सेटिस्फैक्ट्री मेंबर ऑफ देयर सोसाइटी, बाय मीन्स ऑफ विच चिल्ड्रन आर ट्रेंड, जिसको बच्चों को जो ट्रेन किया जाता है कि वो आगे चल करके एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, सेटिस्फैक्ट्री मेंबर बने सोसाइटी के। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फादर रिस्पेक्ट करता है अपने पेरेंट्स की, रिस्पेक्ट करता है अपने पेरेंट्स की, तो बच्चा भी ये चीज़ सीखेगा कि हमें अपने एल्डर्स की, सोसाइटी में हमसे जितने भी बड़े हैं उन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों के ऊपर प्रभाव आता है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन या द्वितीयक सोशलाइजेशन, सामाजिकरण,
इसके अंदर हमारा आ जाएगा, इट इज़ अ सोशलाइजेशन इन विच ए पर्सन लर्न्स टू बी एक्सेप्टेबल इन अ स्मॉलर ग्रुप विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ लार्जर ग्रुप। बच्चा क्या चाहता है या पर्सन जो है वो सीखेगा कि मुझे हमें एक्सेप्ट किया जाए एक स्मॉलर ग्रुप में। लार्जर ग्रुप का पार्ट ही तो स्मॉलर ग्रुप होगा, है ना। लार्जर ग्रुप का पार्ट ही तो स्मॉलर ग्रुप होगा। अब इसके अंदर आप स्कूल्स भी ले सकते हो, इसके अंदर आप पीयर ग्रुप भी ले सकते हो, तो वो भी एक स्मॉलर ग्रुप है। द वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स आर लर्न फ्रॉम द ग्रुप। For example, class 10 students want to become a doctor in future after attending career counseling class. तो ये भी सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आ जाएगा कि बच्चे ने अगर करियर काउंसलिंग क्लासेस ज्वाइन की और उसके बाद उसका जो गोल है वो क्लियर हो गया और उसने जाना कि मैं डॉक्टर बनने के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ, मेरे जो एटीट्यूड है, मेरा जो इंटरेस्ट है वो डॉक्टर के लिए ठीक है, और अपना गोल चूज़ किया। नेक्स्ट आ जाती है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। इन दिस टाइप ऑफ सोशलाइजेशन जो फोकस है वो होता है सोशल स्किल्स को डेवलप करने पर, सामाजिक जो कौशल है उनको विकसित करने पर, किसी भी पर्टिकुलर कल्चर के या किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में जो भी हमें सोशल स्किल्स हमें आनी चाहिए वो चीज़ डेवलप हो सके। एग्जाम्पल है कि अ शाय सीनियर हाई स्कूल स्टूडेंट स्टार्ट टू टेक पार्ट इन thought for the day program in order to develop his or her verbal communication। अब सोशल स्किल्स का डेवलपमेंट करनी है तो क्या करना होगा, हमें कॉन्फिडेंट भी होना होगा, हमारे अंदर डिफरेंट जो मूल्य है वो चीज़, उन चीज़ों का विकास करना बहुत ज़रूरी है। तो ये डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन में यह आ जाएगा कि जिस भी सोशल मूल्यों की हमारे अंदर कमी है हम उसको डेवलप करें। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक शर्मिला जो बच्चा है वो अपनी हेजिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए, वो अपनी वर्बल कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए क्या कर रहा है, थॉट फॉर द डे जो स्कूल में, स्कूल असेंबली में थॉट फॉर द डे प्रोग्राम है उसमें पार्ट ले रहा है ताकि उसकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो अच्छी हो सके। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ सोशलाइजेशन है बच्चे वो है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। ये सोशलाइजेशन बेसिकली रेफर करता है उस प्रोसेस को जहाँ पर वेयर इन अ पर्सन प्रैक्टिसेस और एक्सेप्ट्स द वैल्यू एंड नॉर्म्स ऑफ ग्रुप वेयर ही और शी एंटिसिपेट्स जॉइनिंग इन द फ्यूचर। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन में बेसिकली उन सभी मूल्यों का विकास करना, उन सभी चीज़ों का वैल्यू एंड नॉर्म्स एक पर्टिकुलर ग्रुप में जो चीज़ें होती है या हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में हम इस वाले ग्रुप में वर्क करेंगे और उसको हम प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे टीचर ट्रेनिंग क्या है, वो जैसे आप बीएड स्टूडेंट्स हो, आप अपने आप को ही देखिए कि वो उन मूल्यों को जानना चाहते हैं। टीचर ट्रेनिंग लर्निंग हाउ टू बिकम टीचर्स, हम जान रहे हैं कि किस तरीके से एक अच्छा टीचर बना जा सकता है और क्या क्या उनके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है प्रोसेस रीसोशलाइजेशन का। रीसोशलाइजेशन में क्या होगा कि उसमें हम जो हमारा प्रीवियस बिहेवियर पैटर्न है ना उसको हम रिजेक्ट कर देंगे और अपने आप को शिफ्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे न्यू वंस, जो न्यू बिहेवियर पैटर्न है उसकी तरफ उसको स्वीकारेंगे। इसमें हमें एक शिफ्ट देखने को मिलता है वन पार्ट of his life to another. Resocialization is said to be happening throughout human life cycle। पूरा जो जीवन काल में हमारी जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर रिसोशलाइजेशन जो है वो प्रक्रिया चलती रहती है। जब एक पर्सन अपनी जॉब को चेंज करता है तब भी रिसोशलाइजेशन होती है। पहले उसका वर्क एनवायरनमेंट अलग था, फिर उसके बाद अलग हुआ, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन अलग थे, फिर दूसरे हुए अगर वो कहीं और जॉब पिक कर रहा है तो उसकी तुलना में। तो ये भी एक प्रोसेस है रिसोशलाइजेशन का। नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो है सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट कल्चर्स। अलग अलग कल्चर्स में सोशलाइजेशन किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है। अगर सोशलाइजेशन की यहाँ बात करूँ तो सोशलाइजेशन इज़ बेसिकली लर्निंग ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। क्या है समाजीकरण की प्रक्रिया कि हम डिफरेंट कौशलों का, डिफरेंट जो ज्ञान है उनका अर्जन करें ताकि हम एक इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन कर सके अपने समाज में और अपनी भागीदारी निभा सके। कल्चरल सोशलाइजेशन की यहाँ बात हुई है। कल्चरल सोशलाइजेशन का मतलब क्या है, जितने भी जो भी मैनर्स है जो हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं,
जिस तरीके से हमारे जो पेरेंट्स हैं वो एथनिक और रेशियल इश्यूज़ को विद इन द फैमिली उसको एड्रेस करते हैं, मेनली हाउ पेरेंट्स ट्रांसफ़र एंड कम्युनिकेट दैट कल्चरल वैल्यूज़ बिलीफ कस्टम्स एंड बिहेवियर टू द चाइल्ड, ये सब आ जाता है कल्चरल सोशलाइजेशन के अंदर कि किस तरीके से जो पेरेंट्स है वो हमारे जो कल्चर के वैल्यूज़ है, बिलीव्स है, कस्टम्स है, बिहेवियर है, उसको अपने बच्चों तक स्थानांतरित कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। ये उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इंटरनलाइजेशन ऑफ कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ एंड एक्विजिशन ऑफ स्किल्स बाय द चाइल्ड टू बी अ फंक्शनल मेंबर इन अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी। उन सभी कल्चर नॉर्म्स को, उन सभी मूल्यों का विकास करे, अर्जित करे उन सब चीज़ों को, ताकि सोसाइटी का एक फंक्शनल मेंबर बन सके, पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट आ जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट शेप द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ही और शी अंडरगोज थ्रू एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द वैल्यूज बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स। ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ, सोशलाइजेशन हमारा जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिहेवियर ये सब सीखते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं बहुत सारे कल्चर के हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ता है, बहुत सारे जो सिस्टम है उनसे हम, इंस्टीट्यूशन है उनसे हम मिलते हैं और कुछ ना कुछ नया हम सीखते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कल्चरल सोशलाइजेशन की, तो हमने जाना कि कल्चरल वैल्यूज़ जो है डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट देखने को मिलती है। अब यहाँ भी कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हो कि ग्रीट करने का, किसी से जब हम मिलते हैं और उसको जब हम ग्रीट करते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन या वो चीज़ भी हमें डिफरेंट देखने को मिलती है डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में। कहीं पर हम हाथ मिलाना और आई कोऑर्डिनेशन करना, आंखें आई कांटेक्ट करना सही समझते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर आई कांटेक्ट अवॉइड करना सही माना जाता है, फिजिकल कांटेक्ट ना करे उसको अच्छा माना जाता है। तो ये अपने अपने सोसाइटी के जो हमारे वैल्यूज़ है उसके ऊपर निर्भर करता है। ये देख सकते हो कि मोड ऑफ ग्रीटिंग्स डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। सिख फैमिली में होगा तो वो सत श्री अकाल बोलेगा, हिंदू फैमिली में होगा तो वो नमस्ते बोलते हैं, मुस्लिम फैमिली में है तो आदाब या अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। हमारे जो फूड हैबिट्स हैं, हमारे जो ड्रेसिंग स्टाइल्स हैं, हमारी जो सेलिब्रेशन ऑफ वेरियस फेस्टिवल्स है, वो सारी चीज़ें डिटरमाइन की जाती है सोशलाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए। आगे आ जाता है जो नेक्स्ट टॉपिक है, वही वो है आपका ग्रोइंग अप इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। ग्रोइंग अप इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, हम सबको ये पता है कि हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अलग 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 लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने वाले देखने को मिलते हैं। डाइवर्सिटी कंसेप्चुलाइज्ड एज एट रिस्क। अब ये जो डाइवर्सिटी है वो एक तरीके से रिस्क के तौर पर भी हो सकती है और एक एसेट के तौर पर भी हो सकती है। पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, नेगेटिव वे में भी हो सकती है। नेगेटिव किस तरीके से, पहले वो चीज़ जानते हैं। चिल्ड्रन फ्रॉम माइग्रेंट फैमिली, अगर जो माइग्रेंट करती है उसमें वो बहुत ज़्यादा रिस्क पर देखने को मिलती है। उनके अंदर डेलिंक्वेंसी, जो चाइल्ड क्राइम करने लग जाते हैं, एग्रेशन बच्चों के अंदर, हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन डेफिशिएंट और पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस उनकी देखनी पड़ती है। साथ ही उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है बाय देयर पीयर ग्रुप और नेबरहुड में। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कास्ट के बेसिस पर, क्लास के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, क्रीड, कलर, सेक्स, इनके बेसिस पर अगर डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ रहा है तो उसका जो सेल्फ कंसेप्ट है कहीं ना कहीं वो नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस होता है, अफेक्ट होता है। इन बच्चों को एक्सक्लूड किया जाता है, एक तरीके से कह सकते हो कि अपना जो हमारा जो एनवायरनमेंट है उससे थोड़ा सा बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे अगर उनको कॉन्टिन्यूसली ऐसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है जहाँ पर एक बच्चा दूसरे बच्चे की इंसल्ट कर रहा है, उसको चिढ़ा रहा है उसके धर्म के नाम पर या कास्ट के नाम पर, तो वो बच्चा क्या होगा, इमोशनली वो बिल्कुल टूट जाएगा। सोशली इनसिक्योर, सोशल इनसिक्योरिटी उसके अंदर आ जाएगी, वो किसी के ऊपर इजीली ट्रस्ट नहीं करेगा। फिजिकल, इमोशनल डेवलपमेंट, हर चीज़ को वो अफेक्ट करेगा। सेग्रीगेशन के अंदर अगर विच इंक्लूड्स रेजिडेंशियल, इकोनॉमिक, लिंग्विस्टिक, सोशल, साइकोलॉजिकल, नॉट ओनली प्लेसेस द चाइल्ड एट रिस्क।
सेग्रीगेशन जो अलग हो जाते हैं, चाहे वो अपने रेजिडेंशियल से, चाहे इकोनॉमिक, लिंग्विस्टिक, सोशल, साइकोलॉजिकल, किसी भी फॉर्म में अगर बच्चों को सेग्रीगेट किया जा रहा है, किसी भी फॉर्म में उनको अगर मेन स्ट्रीम नहीं किया जा रहा है, तो वो बच्चे हाई, दे आर ऑन रिस्क, दे आर एट रिस्क. But also spread mistrust among population of diverse cultural background. तो ये चीज़ है किस तरीके से नेगेटिवली अफेक्ट करती है. नेक्स्ट जो है वो है कि डाइवर्सिटी एक धरोहर की तरह किस तरीके से है. डाइवर्सिटी कंसेप्चुलाइज्ड एज एन असेट. देखिए, अगर बच्चों को अगर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है, माइग्रेंट फैमिलीज़ को अगर अच्छे वो मिल रहे हैं एक्सपीरियंसेस, एथनिक वैल्यू, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फैमिली कोहेजन है उनकी, गिविंग हाई वैल्यू टू एजुकेशन टू एनहेंस सोशल स्टेटस, कि आपको पढ़ना है. ये बहुत से आपने देखा होगा कि जो पहले उनके पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन बच्चे जो है वो बहुत आला अधिकारी बन गए हैं, आईएएस की जॉब मिल गई है, सिविल सर्विसेज या बड़े बड़े अफसर बन चुके हैं. तो वो ये है कि हाई इम्पोर्टेंस देते हैं एजुकेशन को, कि हमारी जो सोशल स्टेटस है वो इंक्रीज़ होगा. और बच्चे जो है वो कड़ी मेहनत भी करते हैं. तो ये चीज़ इसके अंदर आ जाती है. बच्चों के अंदर इतने अच्छे वैल्यूज़, इतने अच्छे उनको क्या बोलते हैं, उनको इतने अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, इतनी अच्छी परवरिश की जाती है कि उनके अंदर खुद ही एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट भी आ जाती है, और सोशल स्किल्स वगैरह भी उनकी काफ़ी अच्छी डेवलप हो जाती है. अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बहुत सी फैमिलीज ऐसी है जो यूपी, बिहार, सदर्न स्टेट से नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, स्पेशली दिल्ली में आ जाती है, और उनको ये असेट की तरह किस तरीके से कि दो कल्चर बच्चे सीखते हैं, दो लैंग्वेजेस बच्चे सीखते हैं, और उनका जो अगर स्टडीज़ के तौर पे देखें तो उनकी जो सोशल इमोशनल ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, बिकॉज़ वो लोग सीख जाते हैं इजीली एडजस्ट करना. अगर एक जगह से दूसरी जगह में, दो जगह अगर रहे हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंसेस भी ज़्यादा होते हैं, और वो लोग अपने आप को स्थिति के अनुसार, परिवेश के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं. तो ये आ गया आपका डाइवर्सिटी कंसेप्चुलाइज्ड एज एन एसेट. नेक्स्ट अगर बात करें जो आपका अगला टॉपिक है वो है ग्रोइंग अप इन वेरियस टाइप्स ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर्स. फैमिली स्ट्रक्चर्स एंड चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सोशलाइजेशन. तो ये हम जहाँ जानेंगे डाइवर्स जो फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में. पहले आ जाती है ट्रेडिशनल फैमिली. तो सबसे पहले यहाँ आ जाती है ट्रेडिशनल फैमिली की बात. ट्रेडिशनल फैमिली में बेसिकली बच्चे टू हेट्रोसेक्सुअल पेरेंट्स होते हैं, मतलब एक फीमेल और एक मेल पार्टनर होता है, और ये बायोलॉजिकली अपने बच्चों के पेरेंट्स होते हैं. ठीक है, बायोलॉजिकली रिलेटेड टू देयर चिल्ड्रन दे वर रियरिंग. इसमें क्या होता है, फादर्स बेसिकली देखने को मिलते हैं कि वो वर्किंग होते हैं, और मदर समटाइम्स हमें देखने को मिलती है, मोस्टली नॉट समटाइम्स, मोस्टली हमें देखने को मिलती है कि वो बच्चों की केयर करती है और घर को संभालती है. लेकिन जैसा आज का दौर है, तो जैसे मदर और फादर दोनों वर्किंग है, तो ये चीज़ भी ट्रेडिशनल फैमिली में ही आ जाएगी. ट्रेडिशनल फैमिली एक अपने आप में ही एक मापदंड स्थापित करती है, एक नॉर्म सेटअप करती है, जिसके अगेंस्ट जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज़ है ना, उनको मापा जाता है, उनको देखा जाता है, उनका आकलन किया जाता है. अगर फ्रॉइड की बात करें, फ्रॉइड जिसने साइको एनालिसिस थ्योरी दी थी, तो उन्होंने कहा कि चिल्ड्रन हु आर नॉट रेज्ड इन होम्स विद बोथ बायोलॉजिकल पेरेंट्स आर एट रिस्क फॉर साइको सोशल प्रॉब्लम्स. तो उन्होंने कहा था कि जो बच्चे अपने घरों में उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के द्वारा नहीं पाले जाते, उनकी परवरिश उनके द्वारा नहीं होती, तो वो ग्रेटर रिस्क पे है कि उनको साइको सोशल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है. नेक्स्ट आ जाती है बात नॉन ट्रेडिशनल फैमिलीज़ की. अब इसमें हम देखते हैं जो ट्रेडिशनल फैमिली से डिफरेंट जो फैमिलीज़ है वो कौन कौन सी है. तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज़ आ जाती है. इसमें देखिए, सिंगल पेरेंट फैमिली भी हो जाएगी, डाइवोर्स फैमिलीज़, ग्रैंड पेरेंट्स लेड फैमिलीज़, कोहैबिटिंग हाउस होल्ड, कम्यूटर फैमिलीज़, फैमिलीज़ क्रिएटेड बाय गे, लेस्बियंस, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये सारी चीज़ आ जाएगी. सिंगल पेरेंट फैमिली में क्या होगा कि एक ही पार्टनर होगा, और उसका रीज़न ये हो सकता है कि उनके जो दूसरा पार्टनर है उनके साथ उनका डिवोर्स हो गया है, या फिर उनके जो स्पाउस है उनकी डेथ हो गई है जिसके साथ उनकी शादी हुई थी. और एक चीज़ ये भी सिंगल पेरेंट वहाँ भी देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर क्या है कि शादी नहीं हुई थी, लेकिन दे आर रियरिंग द
चाइल्ड। ठीक है, एक मदर है जिसने शादी नहीं की लेकिन वो बच्चों को संभाल रही है, तो ये चीज़ भी इसके अंदर सिंगल पेरेंट फैमिली में आ जाती है। अब वो चीज़ होती है कि भाई स्ट्रेंड रिलेशनशिप की वजह से भी हो सकती है, या फिर वो अगर एडॉप्ट कर ले और शादी ना करने का फैसला ले, वैसे बच्चे अडॉप्ट कर ले, तो उस फॉर्म में भी वो सिंगल पेरेंट फैमिली के अंदर आ जाता है। अब सिंगल पेरेंट फैमिली में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इस वे में हो जाता है कि बोथ पार्टनर्स की ज़रूरत, माता और पिता का रोल एक ही पर्सन को, एक ही पार्टनर को निभाना पड़ता है। इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ जाती है, स्ट्रेंड रिलेशनशिप, द डिमांड ऑफ पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा होती है, लैक ऑफ टाइम टू केयर देमसेल्फ, अपने लिए अपनी केयर करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि एक माता और पिता दोनों का रोल निभाना पड़ता है, तो बाहर काम भी करना पड़ता है और बच्चों को ध्यान भी देना पड़ता है और घर भी संभालना पड़ता है, तो खुद के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर एक और चीज़ है, इसमें एक चीज़ और निकल के आती है, वन पर्टिकुलर कंसर्न रेज्ड इन दीज सिचुएशन इज़ कोल्ड इमोशनल पेरेंटिफिकेशन। इमोशनल पेरेंटिफिकेशन में क्या होता है कि बच्चा जो है वो दोनों पेरेंट्स के बीच में, अगर पेरेंट उपलब्ध है तो मीडिएट करने की कोशिश करता है, और इन वाली फैमिलीज़ में, सिंगल पेरेंट फैमिली में, बच्चों के ऊपर भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है। बच्चों को अपने जो छोटे सिबलिंग्स हैं उनकी लुक आफ्टर करना पड़ता है, हाउस को क्लीन करना, शॉपिंग एक्सेट्रा करना, ये चीज़ भी, ये जिम्मेदारी भी बच्चों के ऊपर आ जाती है। चिल्ड्रन अगर सिंगल पेरेंटिंग फैमिली में है, ड्यू टू डिवोर्स डिस्प्ले नॉट ओनली बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, उनको बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ती है, या फिर स्ट्रेंड रिलेशन की तरह देखा जाता है, स्ट्रेंड रिलेशन विद पियर्स, लो सेल्फ एस्टीम, एकेडमिक प्रॉब्लम, एडजस्टमेंट डिफिकल्टीज एट स्कूल, ये चीज़ें भी देखा जाता है। इफ़ द कस्टोडियल पेरेंट कैन कंटिन्यू टू बी वार्म, अथॉरिटेटिव एंड कंसिस्टेंट, देयर इज़ लेस चांस ऑफ चिल्ड्रन टू बिकम डिप्रेस्ड। तो एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सिंगल पेरेंट फैमिली में भी। नेक्स्ट टाइप ऑफ फैमिली जो है वो है बच्चे कम्यूटर फैमिली। कम्यूटर फैमिली में क्या होगा, कंप्यूटर नहीं है ये, कम्यूटर फैमिली है, ठीक है याद रखिएगा। कम्यूटर फैमिली में क्या होता है कि एक पेरेंट तो घर में होगा और अपने पूरी जिम्मेदारी निभाएगा, बच्चों को पालेगा, घर को भी चलाएगा और हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ भी करेगा, घर संभालेगा। और दूसरा पेरेंट क्या होगा कि वो शॉर्ट पीरियड के लिए, चाहे वो वीक में आए, चाहे वो मंथ्स में आए, या फिर जब छुट्टी हो सिर्फ तब आए घर, वो चीज़ हो जाती है इसमें कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आ रहा है, जब उसको छुट्टी मिल रही है तब आए, या फिर एट द एंड ऑफ वीक्स आए। तो इसमें सक्सेस ऑफ कम्यूटर फैमिली किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि जो स्पाउस है वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सके, उनकी हो सकता है ये बेसिकली, आप अगर आर्मी में है कोई, तब आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी, कोई वर्किंग है बहुत दूर दूसरे स्टेट में, तब ये चीज़ देखने को मिल जाएगी, जिसका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है अभी तब, ठीक है। तो ये कम्यूटर फैमिलीज़ में आप इस तरीके से समझ सकते हो, जहाँ पर एक सिंगल पेरेंट क्या कर रहा है, संभाल रहा है बच्चों को, और दूसरा पेरेंट कमा रहा है किसी भी पर्पस से, वो हो सकता है लेकिन वो आता रहेगा जब भी उनको टाइम मिलेगा, या छुट्टियाँ मिलेगी, या आफ्टर एन वीक और मंथ। तो लेकिन ये चीज़ भी है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन होती रहती है बच्चों के साथ थ्रू फोन्स एंड ईमेल्स, पेरेंट कैन इंक्वायर वेयर अबाउट्स एंड एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ देयर चाइल्ड। नेक्स्ट टाइप ऑफ फैमिली आ जाती है कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, जो लिव इन रिलेशनशिप होती है ना, बिफोर मैरिज जो कपल रहने लग जाते हैं साथ में, वो चीज़ होती है कोहैबिटेशन। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन ग्रोइंग अप इन कोहैबिटेशन हाउस होल्ड्स इन इंक्रीजिंग नाउ डेज। नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो कोहैबिटेशन फैमिलीज़ में हैं वो अब बढ़ते जा रहे हैं। ये वाली फैमिली ना बहुत कम स्टेबल देखने को मिलती है, अगर न्यूक्लियर फैमिली से या सिंगल पेरेंट फैमिली से कंपैरिजन करके देखा जाए तो। यहाँ पर दो टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है पार्टनर रिलेशनशिप में, इंस्टेबिलिटी इन पार्टनर रिलेशनशिप, और दूसरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये चीज़ देखने को मिलती है, कॉमन चीज़ें। और चिल्ड्रन जो कोहैबिटेशन हाउस होल्ड से बिलोंग करते हैं, वो उनके ऊपर उनके कॉग्निटिव बिहेवियर और हेल्थ आउटकम्स जो है उनके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जो नॉन ट्रेडिशनल फैमिलीज़ में रहते हैं, अब ये जो सारा हमने नॉन ट्रेडिशनल फैमिली के बारे में जाना, तो इसमें एक ये तरीके से ये सोशल चैलेंज को फेस करते हैं। अब यहाँ पर ज़रूरत हो जाती है, देखिए कुछ ऐसे है कि जो गे लेस्बियन वो भी बच्चों को अडॉप्ट कर रही है, तो डिफरेंट फैमिली स्ट्रक्चर्स हो गए हैं। तो यहाँ पर बच्चों को समझाना ज़रूरी है कि दो हेट्रोसेक्सुअल पेरेंट हो
कोई या ट्रेडिशनल फैमिली हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर पेरेंट्स शुड हेल्प चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड कि फैमिली स्ट्रक्चर नहीं बल्कि जो बॉन्ड है उनके बीच का वो ज़्यादा मैटर करता है, और बच्चों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का डेवलप करना ज़रूरी है ताकि उनकी जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो एनहेंस हो। तो ये चीज़ है टाइप्स ऑफ फैमिली जो आपने जानी। नेक्स्ट आ जाती है फैमिली स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन इनकम। इनकम के बेसिस पर आ जाती है दो तरीके की फैमिली। पहली है लो इनकम फैमिली। लो इनकम फैमिली में होगी तो यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है कि बच्चे को एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, अप्रोप्रिएट उनकी हेल्थ केयर नहीं हो रही जैसे एफ्लुएंट फैमिलीज़ में होती है, या उनकी जो नीड है वो चीज़ थोड़ी कम उनकी फुलफिल हो रही है ऐसे बच्चों की। ऑल्सो लो इनकम फैमिलीज आर ग्रेट रिस्क पर है एनवायरमेंटल हार्म्स, विटनेस टू कम्युनिटी और फैमिली वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, डायरेक्ट विक्टिम ऑफ फिजिकल अब्यूज़ एंड नेग्लेक्ट। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा, पेरेंट विद लेस इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैव बीन फाउंड टू बी लेस कॉन्फिडेंट इन देयर पेरेंटिंग, लेस वार्मथ दिखाते हैं बच्चों की तरफ। और रिसर्चेस हैव फाउंड कि पेरेंट विद लेसर इकोनॉमिक रिसोर्सेज वो बच्चों के साथ फिजिकली और वर्बली अब्यूज़ में ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू जहाँ पर जो एफ्लुएंट फैमिली से बच्चे बिलोंग करते हैं। तो ये चीज़ पता चल गई है एफ्लुएंट फैमिली में लेस रिस्क पर होते हैं और उनके अंदर कुछ सोशियोपैथिक टेंडेंसीज देखने को मिले। फैमिली जो है अच्छे से अपना रोल निभाती है, बच्चों की जो नीड है उनको पूरा करती है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन लो इनकम फैमिली एंड एफ्लुएंट फैमिली। अगला आ जाता है पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप। तो पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप का आप सबको पता है कि कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए। एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए, बच्चों को समझा जाए, बच्चों को टाइम दिया जाए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव वैल्यूज़ उनके अंदर इनबाइब की जाए। अगला आ जाता है ये चीज़ इम्पोर्टेंट कि इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। कौन कौन से पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं और उनका क्या असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। तो सबसे पहले जो पेरेंटिंग स्टाइल की बात कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल है। फर्स्ट जो बात कर रहे हैं वो है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग में वो एक सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल अप्रोच अगर कहें तो इसको कुछ गलत नहीं होगी। इसमें पेरेंट्स जो है हाई लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट और बैलेंस्ड कंट्रोल शो करते हैं टुवर्ड्स देयर चाइल्ड। सच पेरेंट्स सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जो रियलिटी है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को ही कंसीडर करते हैं और बच्चों को कंसिस्टेंट पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शंस फॉर देयर चिल्ड्रन एंड ऑल्सो प्रोवाइड फेयर और नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज है उनको वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स की अगर बात करें तो बच्चों को प्यार, अफेक्शन ये चीज़ दोनों देते हैं। फ्रीडम भी देते हैं बच्चों को एडिक्वेट वे में, और मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी। दे फिक्स रूल्स ऑफ बिहेवियर, बच्चों के लिए अगर बिहेवियर के रूल्स वो अगर फिक्स कर रहे हैं कि आपको बड़ों से ऐसे नहीं बात करनी, बड़ों के साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, तो उसके साथ साथ ना वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों बनाए गए हैं उसके पीछे का कारण भी उनको समझाते हैं। और म्यूचुअल कंसेंसस देखने को मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। रिसर्चेस की अगर माने तो ये वाले जो पेरेंटिंग स्टाइल है ये द बेस्ट है, सबसे अच्छी है, क्योंकि इसमें जो बच्चों की जो सेल्फ एस्टीम है वो हाईली डेवलप होती है। बच्चे सोशल स्किल्स को अच्छे से सीखते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल एंड बिकम मोर सोशली मच्योर एज एडल्ट्स। सोशली मेच्योर भी जल्दी होते हैं। जनरली हम देखते हैं कि कल्चर टू कल्चर ऑथोरिटेटिव स्टाइल में भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। ऑथोरिटेरियन इज़ दी अनदर पेरेंटिंग स्टाइल। ऑथोरिटेरियन में क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंट्रोल में बच्चों को रखते हैं, एक्सेस कंट्रोल में रखते हैं। स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग स्टाइल होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ कंट्रोल ऑन चिल्ड्रंस बिहेवियर एंड डिसीजंस। बहुत ज़्यादा सख्त इनके नियम कानून होते हैं कि बाहर नहीं घूमने जाना है, बच्चों को अगर जिद कर रहे हैं तो उनको मार दिया, इस टाइप से। इफ़ दे डेयर रेज अ रेबिलियस वॉइस कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी वेरी सिवियर, कि अगर अपने बच्चा अपनी बात रखने की भी कोशिश करे, बच्चा अगर जिद कर रहा है तो उसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस ये देखने को मिलते हैं कि उनकी पिटाई भी कर दी जाती है, ये चीज़ें हो जाएगी। चिल्ड्रन की बात करें तो ऐसे घरों में उनकी सेल्फ एस्टीम जो है वो थोड़े लो डेवलप होती है। ये बच्चे बहुत जल्दी एंग्जियस हो जाते हैं और जनरली दे विड्रॉ इन पर्सनैलिटी। दे मे नॉट इंगेज इन एंटी सोशल बिहेवियर फॉर फियर ऑफ देयर पेरेंट्स डिसअप्रूवल। तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना भी गलत है।
एंटी सोशल बिहेवियर में वो नहीं पढ़ना चाहते, इंगेज होना चाहते, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगाई होती है। परमिसिव फैमिली आ जाता है नेक्स्ट जो पेरेंटिंग स्टाइल है। इसमें क्या है कि बहुत ही लीनियंट पेरेंट है और बच्चों की जो भी डिमांड है वो चीज़ सारी फुलफ़िल की जा रही है। बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा वार्म, नर्चरिंग, ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर देखने को मिलेगा उसमें सारी चीज़ कि हाँ ये मेरा बच्चा, बाहर नहीं जाना, धूप लग जाएगी, ये हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, इतना ज़्यादा ओवर केयर वाली चीज़ें, ठीक है, ओवर प्रोटेक्टिव देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से ज़िद्दी ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि उनकी सारी डिमांड्स फुलफिल की जाती है, हर एक बात मानी जाती है। लेकिन इन वाले बच्चों की सेल्फ इस्टीम हाई देखने को मिलती है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई देखने को मिलता है, सोशल स्किल्स भी अच्छी देखने को मिलती है। अब आप ये सेलिब्रिटीज़ वगैरह से देख सकते हो, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा अपर मिडिल क्लास जो है, या बहुत ज़्यादा एफ्लुएंट फैमिली है, वो चीज़ में परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आ जाता है नेग्लेक्टफुल। ये आप कह सकते हो कि वर्स्ट कह सकते हो, या जो बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते और उनको इतना मतलब बच्चों से क्या कहूँ कि ये नहीं है अच्छा एक एनवायरनमेंट वो बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों की नीड को नहीं इतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते। बच्चों ने खिलौना मांगा या कोई अपनी ज़रूरत का सामान मांगा, वो चीज़ भी फुलफ़िल नहीं हो रही उनकी, और दे आर लेस डिमांडिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन। यहाँ पर अगर देखें तो दिस कुड बी ड्यू टू देयर ओन ओवर इन्वॉल्वमेंट विद देयर वर्क। हो सकता है कि वो एक्सेस वर्क इतना ज़्यादा करते हैं कि उनके पास बच्चों को संभालने का इतना टाइम नहीं है, या अल्कोहल या डिप्रेशन वगैरह में है, तो इस वजह से बच्चों को नेग्लेक्ट कहीं ना कहीं किया जाता है। ये वाला जो सच पेरेंट्स टेंड टू लुक एट देयर चिल्ड्रन फॉर इमोशनल सपोर्ट एंड children often have to do their parenting. Children of such parents more often are fearful, anxious, socially withdraw, perform poorly in school and are at high risk of substance abuse। क्योंकि घर में ऐसा वातावरण देखने को मिलता है तो ये वाले बच्चे भी हाई रिस्क पे देखने को मिलते हैं। पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है इनके स्कूल में, सब्सटेंस अब्यूज़ या फिर अल्कोहल या ड्रग्स वगैरह या कुछ भी गलत ये चीज़ लेने स्टार्ट कर देते हैं। सोशली विड्रॉ महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आ जाता है, डरे डरे सहमे सहमे से रहते हैं। तो ये चीज़ नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल की वजह से हो सकती है। तो ये है डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो है ग्रोइंग इन एडवर्स सिचुएशन, जो बच्चे एडवर्स सिचुएशन में ग्रो करते हैं। फर्स्ट जो एडवर्स सिचुएशन वो दी हुई है वो है भाई आपकी चिल्ड्रन एंड पोवर्टी। आपको पता है कि पुअर फैमिली में जो बिलोंग करते हैं वो बच्चों के कॉग्निटिव स्किल्स को, बच्चों की जो एडवांसमेंट के चांसेस है उन सब को रिड्यूस कर देती है। बच्चों को अगर एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, उनको घूमना पड़ रहा है, ये आप पिक्चर में भी देख सकते हो, गार्बेज कलेक्ट करना, या फिर उनकी जो नीड है या स्कूलिंग नहीं हो रही है, तो ये बच्चे जो है हाई रिस्क पे है ये भी। नेक्स्ट अगर चिल्ड्रन इन द वॉर जोन में अगर बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, ये वाले भी बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। इनकी जो सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो थ्रेटन होती है। इनके जो सपने हैं या फिर जो इनका चाइल्डहुड है, प्लेफुल चाइल्डहुड, ये सब एक तरीके से कह सकते हो कि डिस्ट्रक्ट हो जाता है। इनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है, फैमिली मेम्बर्स, लाइफ एट स्टेक, ये सब इनसे एक तरीके से बहुत मुश्किल हो जाती है इनके लिए अपने लिए अपनी लाइफ एक अच्छी तरीके से जी सके वो चीज़। चिल्ड्रन इन ऑर्फेनेजेस, जो बच्चे जो अनाथालय वगैरह में रहते हैं, तो यहाँ भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत कम ऐसे अनाथालय होते हैं कि जहाँ पर बच्चे खुश है या उनकी सारी जो नीड्स है वो फुलफ़िल हो रही है। लेकिन कहीं पर हमें ये भी देखने को मिलता है, वर्स्ट केसेस भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर बच्चे आइसोलेटेड, अलग थलग अपने आप को महसूस करते हैं, अब्यूज़ड हो रहे हैं, उनकी पिटाई भी होती है, उनको सेक्सुअली भी अब्यूज़ किया जा रहा है, ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती है। और ये ऐसे बच्चे जो है आगे चल करके जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स का भी रूप ले लेते हैं उनको, क्योंकि लव ना ही प्यार ना ही सपोर्ट, आइडेंटिटी, सेंस ऑफ आइडेंटिटी कुछ भी नहीं मिलता। तो इस वे में ये एक तरीके से
अटैच नहीं कर पाते, इनके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं आ पाती। तो ये है ग्रोइंग अप इन एडवर्ड सिचुएशन। नेक्स्ट आ जाता है ग्रोइंग अप एज चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। तो इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इनको कितना डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। जब मैंने बताया था कि ये एक वरदान भी हो सकता है और ये एक अभिशाप की तरह भी हो सकता है कि इनको डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ सकता है, इनको हेरेसमेंट भी फेस करनी पड़ सकती है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर में रहने आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस। इस वजह से ग्रोइंग अप विद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी के साथ जो बच्चे रह रहे हैं उनको भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। ठीक है, बहुत चीज़ें सुननी पड़ती है उनको। ये बच्चे भी एक तरीके से खुद को चिंता में, डिप्रेशन में या खुद को दूसरों से जोड़ने में असक्षम होते हैं इस वजह से, क्योंकि इनको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है। इनको ये जो बेचारे वाली फीलिंग होती है वो नहीं दे, इनको भी समझा जाए कि ये भी हर कुछ कर सकते हैं, इनको एनकरेज किया जाए कि जितना ये कर सके, परफॉर्म कर सके। इनको ये जो कह देते ना, हाँ ये बेचारे का हाथ नहीं है, ये नहीं है, मुझे ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए, लेकिन ऐसा होता है और वो चीज़ इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ये चीज़ उनकी डेवलपमेंट को, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट बात करें तो ग्रोइंग अप एज गर्ल्स का आपको पता है जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि अगर हमें किसी भी नेशन के बारे में जानना है, उसकी कंडीशन को जानना है, तो हम अगर उसकी वीमेन की कैसी कंडीशन है वो जान लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कैसा वहाँ पर स्ट्रक्चर है देश का, कितनी वो प्रोग्रेस कर रही है। तो वीमेन ने कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, आज भी कुछ ऐसे हालात है, ऐसे सिनेरियोज देखने को मिल जाते हैं। तो वो चीज़ ना हो, वीमेन एम्पावरमेंट हो। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है जो, और यह विमेन को सुपीरियर समझा जाता, सॉरी सबॉर्डिनेट रोल में सबमिसिव समझा जाता है, इन्फीरियर समझा जाता है मैन से। तो ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म करने की ज़रूरत है। ग्रोइंग अप इन सिटीज़ एंड रूरल एरियाज़, अब ये पता है आपको कि सिटीज़ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती है, रूरल एरियाज़ में कम देखने को मिलती है। सिटीज़ में जो बच्चे हैं, अगर इनका एक अच्छा माहौल मिल रहा है, तो अच्छी पेरेंटिंग केयर मिल रही है, तो ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा, इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है कि ये आगे चल करके इनका जो करियर है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ में इनकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूरल एरियाज़ के बच्चे पिछड़े हुए हैं। आज के टाइम में बहुत जागरूकता बढ़ गई है, लेकिन फिर भी दिल्ली या आप अपना यूपी वगैरह इन, या बेंगलोर या इन चीज़ों को स्टेट, जो मतलब जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है उनको अगर छोड़ दे, या उनके गाँव को अगर छोड़ दे, तो आज भी बहुत से गांव ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, जहाँ के बच्चे इतने ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से। कॉलेज है लेकिन शिक्षक नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, तो उनको इतना पता ही नहीं कि हम आगे क्या करें, तो ये चीज़ भी है। नेक्स्ट है ग्रोइंग अप इन ट्राइबल कम्युनिटी। ट्राइबल कम्युनिटी को आप सबको पता है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे, इनको कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। तो इन्होंने धीरे धीरे अपना जो स्टैंड बनाया है, जो ये एनजीओज़ इनके लिए वर्क कर रहे हैं, वो एक बहुत सराहनीय है। और जिस तरीके से इन्होंने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स अचीव की है, बड़े बड़े गवर्नमेंट जॉब्स में ये आला अधिकारी है, तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है। ग्रोइंग अप इन स्लम एरिया, तो ये भी एक मुद्दा है कि एडवर्स सिचुएशन में जो पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, ये कहीं ना कहीं इनको एक प्रॉपर अवसर नहीं मिल पाते, या डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस इनको फेस करनी पड़ती है, फिजिकल आइसोलेशन। या स्कूल्स में भी देखेंगे तो इनको ऐसा काम थमा दिया जाता है कि ये अगर स्लम एरिया से आते हैं तो आप रूम को क्लीन करो, स्वीप करो, चाय बनाओ टीचर्स के लिए। ये चीज़ें भी देखने को मिलती है, और आज भी ये चीज़ देखने को मिलती है। इनको ज़्यादा बुरी तरीके से बोला जाता है, फिजिकली अब्यूज़ किया जाता है, स्कोल्ड किया जाता है, मारा पीटा जाता है अगर इनकी बात ना मानी जाए, टीचर्स की बात ना माने तो। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, जो उनकी डेवलपमेंट पर नेगेटिवली अफेक्ट डालता है। आगे दिया हुआ है इम्प्लीकेशंस फॉर द टीचर्स इन अंडरस्टैंडिंग द ग्रोइंग अप एक्सपीरियंसेस ऑफ चिल्ड्रन, जिसके अंदर आ जाता है टीचर का रोल है सोशियो कल्चरल चेंज में। टीचर जो है सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। टीचर के अंदर वो सारी काबिलियत है, ठीक है, क्योंकि उसको यंग माइंड्स को ट्रेंड करना है, तो उनके अंदर एक हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उसको बहुत अच्छी शेप दे सकती है, उनके बिहेवियर को। आगे अगर बात करूँ तो सोसाइटी में चेंज लाने का, समाज में बदलाव लाने के लिए
एक टीचर अहम भूमिका निभा सकती है। जो हमारी सोसाइटी में गलत चीज़ें हैं, जेंडर इनइक्वालिटी है या विमेन के रोल को सबमिसिव समझा जाना, इन सब पे टीचर जो है क्लासरूम में डिस्कशन या डिबेट प्रैक्टिस करवा सकती है और एक राइट डायरेक्शन और राइट गाइडलाइन दे सकती है। तो ये चीज़ आती है। और अपनी जो पेडागोगी है, जिस तरीके से टीचर अपनी नॉलेज को ट्रांसमिट करती है, उसमें भी सुधार करने की, पेडागोगी में भी अपडेट करने की ज़रूरत है। कल्चरली रेलिवेंट हो, जो भी चीज़ पढ़ाए वो डाइवर्सिटी भी उसको भी इंक्लूड करे, क्योंकि बच्चे जो है अलग अलग डाइवर्सिटी के होते हैं, अलग अलग माहौल से आते हैं, अलग अलग परिवेश से आते हैं। तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल या इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ है वो भी कल्चरली रेलिवेंट हो। रेसिप्रोकल टीचिंग और कोऑपरेटिव लर्निंग, ये बहुत अच्छी इफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ है, इनको यूज़ करें, बच्चों को इंगेज कराए। रेसिप्रोकल टीचिंग अकर्स व्हेन स्टूडेंट्स टेक टर्न्स लीडिंग द क्लास डिस्कशन, जब बच्चे लीड करते हैं, बच्चे टर्न लेते हैं, बच्चे बोलते हैं, टीचर का जो रोल है वो क्या होता है, रोटेट होता है। कोऑपरेटिव लर्निंग में बच्चे जो ग्रुप लर्निंग हो रही है, कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट पे कोलैबोरेशन लर्निंग हो, तो ये चीज़ें इस टाइप की स्ट्रेटजीज़ को अपनाएं। तो यहाँ होता है आपका चैप्टर ख़त्म। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा चैप्टर। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस जरूर करना, ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।